Hello and welcome to Dr. Speak. In the next 1 hour, we'll solve all your queries related to COVID-19. And remember, it's a phone-in program, so you can call us on the numbers that will be flashed on your screen in some time. And you can also ask your questions from our panel of doctors on social media, that is Twitter and Facebook. There you go, you have the number. Remember, it's a Delhi number, so you need to prefix 011 before you dial this number. It's 2338 7031. I'm Abhishek Mahajan and with me is my colleague Asim. बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। और देखिए, लगातार हमारी ये कोशिश रही है, जब से इस तरह की प्रॉब्लम शुरुआत हुई है इस बीमारी की, तब से कोशिश है कि इस कार्यक्रम के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए आपके जो तमाम सवाल हैं, तमाम क्वेरीज हैं, तमाम क्वेश्चंस हैं, खासकर कोविड को लेकर, हम उन क्वेश्चंस को लें जो हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, उनके सामने रखें और तमाम वो जो जानकारियां हैं वो आपको इस कार्यक्रम के जरिए मिले। लगातार अभिषेक ने कहा कि वो नंबर्स हम आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं, जो भी आपके पास क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन है कोरोना को लेकर, आप इस नंबर पर फोन करके डायरेक्ट सीधे आप डॉक्टर से वो सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, दो बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं। डॉक्टर जीसी खिलानी हैं, जो कि चेयरमैन हैं PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर राकेश गर्ग, जो कि प्रोफेसर हैं ऑन्को एनेस्थेसिया एंड पैलिएटिव मेडिसिन, और साथ ही साथ ये टीम मेंबर भी हैं कोविड-19 एम्स के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में। डॉक्टर खिलानी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। और सर देखिए, कल प्रधानमंत्री जो 3 अहम प्रयोगशालाएं हैं देश की, वहां पे वो गए, खुद उन्होंने विजिट किया, चीजों का जायजा लिया। एक कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों के मन में ये जगी है कि जब प्रधानमंत्री खुद इनिशिएट ले रहे हैं, चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी ये जो वैक्सीन है वो आ जाएगी और उन्हें लग जाएगी। डॉक्टर खिलानी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कब तक हम ये उम्मीद करें आम भारत के लोग कि ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी मार्केट में आएगी और जो गरीब लोग हैं, जो हर तबके के लोग हैं, उनको वो लग जाएगी? देखिए, ये जो वैक्सीन है ये उम्मीद नहीं है, ये एक रियलिटी है। और ये कोई वैक्सीन को नई चीज तो नहीं है। स्मॉल पॉक्स दुनिया से एरेडिकेट हो गया था वैक्सीन की वजह से, पोलियो ऑलमोस्ट वर्ल्ड से खत्म हो गया है वैक्सीन की वजह से। सिर्फ ये कि कोरोना क्योंकि नया वायरस है जी, ये सार्स, इसलिए इसको सार्स न्यू वायरस कहा जाता है। तो इसलिए वैक्सीन जो नॉर्मली जो टाइम लगता है वैक्सीन डेवलपमेंट में 10 साल लगते हैं कम से कम। मतलब जो फेज 1 पहले एनिमल्स में होता है, लेकिन क्योंकि ये पेंडेमिक है और इसमें मानव जाति के अस्तित्व को खतरा हुआ, तो इसलिए पूरी दुनिया के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना पूरा दिन रात एक करके कई कैंडिडेट्स वैक्सीन के, करीब वो 40 हैं, उसमें से 3-4 कारगर हो रहे हैं। उसके 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, 2, 3। तो जो फेज 2 और 3 में नंबर्स का फर्क होता है। जो नंबर 3 होता है वो हजारों में टेस्ट किया जाता है, जो नंबर 3 होता है, 2 होता है, वो सैकड़ों में होता है। इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए 2 और 3 को कंबाइन कर दिया, उसको अलग नहीं किया। और जो फेज 4 होता है वो इफेक्टिवनेस, जब कम्युनिटी में जब ये दिया जाता है, तो फेज 3 में ये काफी लोगों को ये दिया जा चुका है। कई तरह की वैक्सीन है, जिसका मैं मतलब टेक्निकल पार्ट में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इसकी जो सेफ्टी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात सेफ्टी भी है। उसकी सेफ्टी ऑलमोस्ट प्रूव हो गई है कि ये सेफ है। और जहां तक एफिकेसी की बात है, एफिकेसी जो है इसकी 70 से 95% अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग है। और ये एक उम्मीद ऐसी है जिससे ये मानते हैं कि अगर ये पूरे दुनिया के मेजॉरिटी लोगों में वैक्सीन दिया जाएगा और अगर 70% लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो वायरस का ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ। मैं सर आपको रोकना चाह रहा हूँ, इसलिए कि आप जो कह रहे हैं कि अगर एफिकेसी रेट जो अभी तक जो स्टडी हुई है उसमें 70% है, 80%, किसी किसी में 95% भी सर देखने को मिला है। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि अगर मान लिया कि 95% ये एफिकेसी रेट ये शो करता है और ये काम करता है, लेकिन बच गए जो 5%, अगर उनपे वो काम नहीं किया, अगर वो इन्फेक्ट हो गए, तो फिर वो भी तो कुछ बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये सवाल है। ये जो एपिडेमियोलॉजिकल जो फैक्ट है, जो कि वो ये है कि अगर 70% लोग इम्यून होते हैं
तो वायरस का ट्रांसमिशन नहीं के बराबर हो जाता है। 95 तो बहुत बड़ी बात है। अगर 70% लोग भी, क्योंकि वायरस ट्रांसमिट कैसे होगा? अगर तो सपोज एक आदमी को वायरस है, वो दूसरे को ट्रांसमिट अगर नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो उसके अराउंड लोग हैं वो सारे इम्यून है ऑलरेडी, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो वायरस खत्म हो जाएगा। तो ये कोई मेरी मान्यता नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर 70% लोगों में इम्यूनिटी है तो वायरस का ट्रांसमिशन कम होते होते नहीं के बराबर होता है। हम लोग ये वी आर नॉट लुकिंग एट 100% पीपल बीइंग वैक्सीनेटेड की बीमारी चली जाएगी। अगर 70% लोग भी अगर इम्यून हो जाते हैं तो आप सोचें कि बीमारी का ट्रांसमिशन कम होके खत्म हो जाए। And I think, Asim, it's the percentage the scientists that have spoken about. It's 95% they have talked about, which is a very good percentage. But Dr. Garg, if I can come to you, like Asim said that Prime Minister Narendra Modi, he himself oversaw everything. Like he had gone to Ahmedabad in the morning, and then Hyderabad, and then visited Pune in the evening. But my question to you is vaccine the end of all problems and the ultimate solution? I think you have asked a very important question for it. Vaccine is one of the modality because, as Dr. Khilnani has also mentioned, till we have immunity in our community to the extent of 70%, and it will take some time because the vaccine will be given in phases to various people, maybe healthcare worker and then other people also. But by this time, again, we need to understand the basic concept, which is preventing the transmission of virus in the community needs to be taken care, and those three principles are again very, very important: social distancing, mask, and hand hygiene. So having said that, till the community have its own immunity, and that will stop the transmission of virus, we have to take these all precautions, and this may be considered as a new normal. और लेकिन डॉक्टर गर्ग, चूंकि आप कोविड-19 जो टीम बनी है एम्स और उसमें भी आप उसके सदस्य रहे हैं, सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से लगातार अभी फेज 3 का ट्रायल चल रहा है, उसमें अगर आपके पास ये जानकारी हो कि किस तरह के एज ग्रुप के लोगों को उसमें शामिल किया गया और जिन्हें वो डोज दिया गया उनमें क्या कोई ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नजर आए? क्योंकि जब हम एफिकेसी की बात करते हैं, इसके सक्सेस रेट की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे स्पेसिफिक इस प्रोजेक्ट का डिटेल्स तो नहीं पता इस बारे में, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, जैसे डेटा हमारे पास मिल रहे हैं बाहर से, जो 3 या 4 वैक्सीन अप्रूव की गई है, उनका अगर हम देखें एफिकेसी रेट, डॉक्टर खिलनानी भी बता रहे थे, एफिकेसी रेट इज गुड इन दीज पेशेंट्स. But yes, definitely we should say that it's a new virus. We have to wait and watch. But as of now, जितना ट्रायल हमारा गया है इसमें इनिशियल वैक्सीन की डेवलपमेंट में और उसकी एफिकेसी के बारे में है, this appears to be an effective vaccine as such, and probably it will have a good outcome when we will start using it. Now, how it will be undertaken, that will be a policy matter. That will be considered because it will depend upon how much number of vaccines will be delivered at one point of time, and how it will be distributed among the community. So that will be a policy matter that will be discussed, and it will be intimated to the community as such. But then, yes, definitely, vaccine will be a very good, important way of preventing the further spread of it. But having said that, I need to ask once again that the other preventive measures for some time definitely needs to be continued. Social distancing, masks, things needs to be taken care of till we have a good immunity in the डॉक्टर अगर हमारे साथ एक दर्शक भी इस वक्त जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ, शशि हैं जो कि पुणे से इस वक्त फोन लाइन पे हैं। शशि जी नमस्कार, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना आप सवाल पूछ सकते हैं। Yes, sir. So I was diagnosed, I was having COVID from 1 month back, and I was discharged on 15th of October. But after getting discharged, after a few days, I was feeling little my heartbeat raised. So I went to the hospital again, and they have diagnosed me with the post-COVID tachycardia, tachycardia, whatever we call it, technical name. Yeah, so I was diagnosed with it. And second thing, I feel little problem in
in my veins, like standing and moving, like lethargic, like kind of. So these all things will go off on time, or how much time it will take? Doctor told that this tachycardia will become fine in some days and all that. So generally, how much time it takes for these all things to become normal, and that lethargicity and brain also, like I'm an engineer, so like concentration level is not as high as before. So how much time it will take for these all symptoms to go off, or is there anything to worry on that? डॉक्टर गर्ग, आई थिंक नथिंग टू वरी अबाउट। जब कोविड ये शुरू हुआ था तो ऐसा लगता था कि ये सिर्फ लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, लंग के फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, बट धीरे धीरे डेटा है कि ये बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन, हार्ट, एंड जैसे उन्होंने बताया कि वेन्स के अंदर कभी कभी खून के धक्के जम जाते हैं, जिसकी वजह से भी काफी सिम्टम्स आते हैं। तो उनको फॉलोअप तो रखना ही है अपना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, फॉलोअप रखिए। लेकिन साथ साथ जो कुछ सिम्टम्स हैं वो हमारे स्ट्रेस फैक्टर की वजह से भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक नया वायरस है, नया डिजीज है, कम्युनिटी के अंदर काफी पैनिक कई बार हो जाता है। तो स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कीजिए अपने आप को, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप आगे दीजिए। अपना अच्छा खाना पीना रखिए, अच्छा पानी रखिए, और एक डॉक्टर से फॉलोअप रखिए। मेजॉरिटी ऑफ टाइम में हमने देखा कि ऐसे पेशेंट्स को विद टाइम जो सिम्टम्स आपने बताए, थकावट, हाथ पैरों में थोड़ा सा थकान जो रहती है, धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। लेकिन साथ में आपको अपना स्ट्रेस थोड़ा सा कम करना होगा। योगा प्राणायाम एक अच्छी चीज है, खूब सारा पानी पीजिए आप अच्छे से, और थोड़ा चहलकदमी करिए अपना थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। मेडिटेशन इज अ गुड थिंग। So these preventive measures will help you to improve, and most of the patients are improving in time, so nothing to worry about. But yes, if some symptoms are there, a follow-up will be required. जैसे आपने बोला कि tachycardia, heart पे effect आया, so it will be good if you can keep a follow-up so that we are not missing anything which can affect your different organs. Right, hope we answered your question. Dr. Khilani also is facing a kind of lethargy, but some people, they do not get their taste of smell, their smell and taste back. Can it take maybe months, 2-3? Some people are getting the taste and smell back after 2-3 months of getting cured. नहीं, देखिए ऐसा होता है, जो the people who get COVID, whether mild or moderate or severe, they have some symptoms which are extremely common. And the commonest symptoms are lack of energy. That the evening they feel tired, they don't feel like doing anything. They have pain in the legs, sometimes the appetite is reduced. The sleep disturbances are extremely common. That, sometimes people are unable to go to sleep, or they are get up in the middle of the night. But what the tachycardia is, can be because of anxiety. But COVID myocarditis, मतलब जो हार्ट का जो इन्फ्लामेशन होता है, ये वेल एस्टेब्लिश्ड है, ये भी बहुत हो रहा है। इसके अलावा आप चाहे इंटेस्टाइन की बात करें, चाहे किडनी की बात करें, ब्रेन की बात करें, स्ट्रोक्स हो जाते हैं। तो इसलिए सब ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा जो एक्सपीरियंस है इसमें 7-8 महीने का, ये धीरे धीरे जाते हैं। जो फटीग होता है वो इट मे टेक मंथ्स। अब आपको अगर ये पता चल जाए कि आप जो भी आपके सिम्टम्स हैं ये थोड़े दिनों बाद चले जाएंगे, तो आप रीअश्योर हो जाते हैं। वही डॉक्टर आके भी करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ कि अगर ये सिम्टम्स आपके हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे इट इज एंड ऑफ द रोड। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, वो उसके लिए आप पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट, जैसे टैकीकार्डिया है तो आप अपने फिजिशियन से, कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क में रहें। जहां तक टेस्ट और स्मेल का सवाल है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, वो धीरे धीरे चला जाता है, वो हमेशा लंबे टाइम तक नहीं रहता। No need to worry about. बिल्कुल, नो नीड टू वरी। डॉक्टर खिलानी हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं, हरिकृष्ण जी हैं, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से पिंक सिटी से हैं। हरिकृष्ण जी नमस्कार, और पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि अब अलग अलग तरीके के इंजेक्शन जैसे आ रहे हैं, तो इसमें से कौन सा किसको लगाना चाहिए, ये कैसे पता लगे? जो अलग अलग कंपनी अलग अलग बेचेगी, तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिवनेस रहेगा, कौन सा यूज है, वो एक पेशेंट या नॉर्मल आदमी को कैसे पता लगेगा? जी डॉक्टर खिलानी, इसका आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, इसमें जो सरकार की जो नीति होगी कि कौन सा वैक्सीनेशन किसके लिए आएगा, कब आएगा, फ्री आएगा, पेमेंट पे आएगा, जैसे भी आएगा, मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको जब से सबसे पहला जो भी इंजेक्शन मिले वो लगवा लीजिएगा, नखरे मत करिएगा, क्योंकि सारे वैक्सीनेशन वेल टेस्टेड है, चाहे वो मॉडर्ना वैक्सीन हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो।
सारे टेस्टेड लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं कि कब आए, नखरे तो खैर दूर की बात है, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि जल्दी आए वो आपको वैक्सीन। मेरे ख्याल से आपको चॉइस भी नहीं मिलेगी वो, अगर आपको वैक्सीन मिलती है आप प्लीज उससे लगवा लीजिएगा, बिल्कुल सेफ होगी और आपका बचाव होगा। And right, Asim, we also have a question on social media. Very pertinent question he's asking. Dr. Garg, if you can answer this. He's saying, Rajan Mathur is saying that now since winters have arrived and while going to office one has to wear woolen clothes now, but woolen clothes cannot be washed again and again. So how can one disinfect or sanitize woolen clothes to wear them again? Right, I think this is a very, very important question he has asked, because the first thing that we talk about is the social distancing. I think we need to keep sometime a social distancing in our norms, so that the chances of infection from one to other is less, and obviously wearing a mask at public places is definitely desirable. These are two things. The third aspect would be when we say the woolen clothing, as we say, the virus cannot survive for usually more than 24 to 48 hours in the environment or on any surface. So if you can just wear a woolen cloth and then keep it in the some separate place, or maybe in the sun for some time, maybe a day or two, and then recirculate and use it. So you can have 1 or 2 or 3 pairs of woolen clothes and use them in circulation. So that will take care of the issue that he has raised. So no need to wash them on a daily basis. So you're saying no need to wear same woolen clothes every day. Yeah. So they can have 3 sets, and say so on Monday they have wore 1, so same set he can wear it on say Tuesday or Wednesday. So virus will not survive on those clothes or surfaces for more than usually 24 to 48 hours. In some circumstances 72 hours. So 3 days will be, if you spread like this, it will take care of your issues and concerns. Right. लेकिन डॉक्टर खिलानी, कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि चूंकि ये कहते हैं कि वायरस एयर के थ्रू भी स्प्रेड होता है, तो जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि जो इस तरह के जो फॉग्स आते हैं, फ्यूम्स आते हैं, उसको वो स्प्रे कर देते हैं एंटी उसके लिए, और कहते हैं कि ये भी एक तरीका है कि हम इसको वायरस को किल कर सकते हैं। क्या ये सही बात है और ये तरीका सही है? नहीं, वायरस को आप किल कर सकते हो वो स्प्रे से, या मतलब जो स्पेशली जो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है वो स्पेसिफिक डिसइंफेक्टेंट है, या 70% अल्कोहल है, उससे भी जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन है वो एक बिल्कुल अलग ही बॉल गेम है, और उसका जो संबंध है और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो है क्लोज्ड एनवायरनमेंट से। जैसे एयर कंडीशन ऑफिसेज होते हैं, शॉप्स होती हैं जहाँ पर के सेम एयर सर्कुलेट होती है, या एयर कंडीशन कार होती है जहाँ ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं या 2-3 जने बैठे हुए हैं, वहां पर ये पाया गया है कि जो वायरस है वो 3 घंटे तक तो हमारे पास प्रमाण है, 3 घंटे तक वायरस वहाँ लाइव रहता है। तो उसमें अगर आप ये सोचें कि भाई मैं तो अब ऑफिस पहुंच गया तो अब ठीक है अपने डेस्क पे बैठा हुआ हूँ, तो अपना मास्क नीचे किया और आराम से काम करने लग गए, तो वो गलत है। इसलिए एम्फेसाइज हम करते हैं कि 1 सेकंड के लिए भी, मैं फिर से 1 सेकंड के लिए भी अपना मास्क नाक से और मुंह से नीचे ना करे, चाहे आपके रूम में कोई हो या ना हो, स्पेशली एट वर्क प्लेस एंड व्हाइल ट्रेवलिंग। जहाँ तक घर का प्रश्न है, घर पे तो तभी कंटेमिनेट होगा जब आपके घर में कोई पेशेंट होगा, चाहे सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक होगा। उसी के लिए ये केयर रखनी पड़ती है कि जब आप बाहर से घर जाए, स्पेशली जैसे हम हेल्थ केयर वर्कर्स घर जाते हैं, तो हम अपने कमरे में नहीं जाते, सीधे वॉशरूम में जाते हैं। सारे कपड़े जो होते हैं, जब गर्मी आती तो उनको गर्म पानी साबुन में डाल देते थे, अब जब सर्दियां हैं तो एक अलग जगह, एक सेक्लूडेड प्लेस पे जो गर्म कपड़े हैं उनको लटका के 4-5 दिन बाद ही पहनते हैं। ये अगर सब आप फॉलो करते हैं तो घर में एयरबोर्न ट्रांसमिशन का कोई ज्यादा इशू नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें, अगर आपके घर की खिड़कियां खुली हैं, अगर घर के बाहर से हवा आ रही है, जा रही है, तो यू आर एब्सोल्युटली सेफ। थैंक यू। ओके सर, एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, एसके जगदारी जी हैं, जो कि दिल्ली से ही हैं। जगदारी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जगदारी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि I am 82. Will this vaccine be having any severe side effect for very senior citizens? Dr. Garg? आई थिंक अभी हमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई सीवियर साइड इफेक्ट्स रहेंगे इस वैक्सीन के। पहले भी वैक्सीन काफी यूज होती रही हैं, उनका
साइड इफेक्ट्स प्रिडिक्टेबल होता है कि थोड़ा सा फीवर रहे, थोड़ा सा माइल्डिया रहे, बट क्योंकि ये नया वायरस था, नया वैक्सीन था, जब ये पब्लिक में यूज होगा लार्ज स्केल पे, तो थोड़े से माइनर सिम्टम्स अगर होंगे तो वो आपको एक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, और जब भी पॉलिसी बनेगी तो उसमें किस पॉपुलेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए पहले दिया जाएगा, दोज विल कम अप। बट अभी कहने का हमारा जो तात्पर्य रहेगा कि वैक्सीन है, क्योंकि जो एडल्टली पेशेंट्स हैं उनको अगर कोविड इन्फेक्शन होता है तो उनको रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है उनके ऑर्गन्स डैमेज होने का, तो ये हाई रिस्क पॉपुलेशन को वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। साइड इफेक्ट्स हल्के फुल्के रहते हैं और वो मैनेजेबल रहते हैं, तो आई थिंक चिंता करने की बात नहीं है इसमें अभी। लेकिन डॉक्टर गर्ग, अगर ये वैक्सीन आ भी जाती है तो क्या ये सब पे एक ही जैसा काम करेगी ये वैक्सीन, या फिर एज जो ग्रुप है उस पर अलग अलग सब पे ये इफेक्ट करेगी? देखिए, अभी इसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि बच्चों में कैसे बिहेव करेगा, एडल्टली में कैसे करेगा। नया वैक्सीन है जो थोड़ा सा प्रीलिमिनरी डेटा स्टडी बेसिस के ऊपर गया है तो वहाँ सेफ पाया गया। अभी ऐसा कुछ हमें एडवर्स इवेंट्स नहीं मिले हैं उसमें, लेकिन समय के अनुसार पता चलेगा कि इसका कितना कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि अभी जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एफिकेसी 60% है, 70% है, 80% है, जो हम रेंज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब किसी मरीज में 60% रिस्पॉन्स आएगा, किसी में नहीं आएगा, या किसी में कम आएगा, तो वो हमें समय के अनुसार पता चलेगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वैक्सीन का ऐसा कुछ नुकसान वाला बात नहीं है, और जो भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनको जरूर लेना चाहिए वैक्सीन। जब भी अवेलेबल हो जाएगा तो ये फायदा करेगा ही डेफिनेटली। And Naseem, there is one related question also on social media on Facebook. Vicky Tiwari is asking Dr. Garg if you can answer this. He's saying, मैं जानना चाहता हूँ कि वैक्सीन सबसे पहले किन परिस्थितियों में है, किसको मिलेगी और कैसे मिलेगी, जब आएगी? आई थिंक ये तो पॉलिसी अभी जैसे जैसे रिलीज होगा ये पॉलिसी हमारा बन जाएगा कि जितनी डोज मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जितना हमारा पॉपुलेशन है पूरा कंट्री का उसको एकदम से सारे सबको वैक्सीन मिल जाए। जो भी फेजेस रहेंगे वो डिपेंड करेगा कि कितना प्रोडक्शन एक बार में आ रहा है। आई थिंक दिस इज अ पॉलिसी मैटर। जैसे जैसे वो रिलीज होगा वैसे वैसे जहां पर वो डिस्ट्रीब्यूशन का एक पॉलिसी बनेगा, वो आई थिंक गवर्नमेंट विल रिलीज दैट थिंग एंड दिस विल बी ओपन टू पब्लिक दैट हु विल बी गिवन द वैक्सीन एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम। But yes, I think it appears that the way the things are going on a faster track, majority of people will be able to get the vaccine. लेकिन डॉक्टर गर्ग, कल जब पीएम गए थे सीरम इंस्टीट्यूट, और उसके बाद उनके आने के बाद उनकी तरफ से एक बयान आया है इंस्टीट्यूट की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि जो हम इमरजेंसी यूज जो लाइसेंस है वो हम लेने की कोशिश करेंगे, और अगर ये मिल जाते हैं लाइसेंस तो हमें अप्रैल तक और मार्च लास्ट अप्रैल तक हमें ये इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कैपेबल हो जाएंगे। सर, ये जानना चाहेंगे क्या ये मुमकिन है, और किस तरह के ये जो इमरजेंसी यूज लाइसेंस है वो होता क्या है? जब हम कुछ भी नया चीज बनाते हैं, नई दवाई बनती है हमारे पास या नया कोई वैक्सीन बनता है, तो उसका एक टेस्टिंग का फेज चलता है, जो हम ट्रायल फेज की पहले भी बात कर रहे थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड पोस्ट मार्केटिंग फेज। उनका जो फेजेस जो ट्रायल होती है उसमें यही देखना चाहते हैं कि जो वैक्सीन है वो कितनी फायदेमंद है और साथ में कोई ऐसा नुकसान तो नहीं है जिसे हमें उसको कंट्रोल करना है। तो ये फेजेस जो हैं, इसको पूरा फेस करने में, कुछ नया चीज बनाने में यूजली काफी साल लग जाते हैं, अगर हम ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें जहाँ पुराने वैक्सीन बने हैं। बट क्योंकि कोविड एक नया वायरस था, तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक फेज, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट दे विल बी एबल टू रिलीज इट, बिकॉज anything which is new needs to be tested before it is released into the market as per norms. So that testing part, so that nobody is getting any side effect and the vaccine is effective for the people whom it is being administered. So वो सारा testing का जो procedure है, उसके लिए ये एक emergency जो procedures है या approvals है, जो process है, वो प्रोसेस पूरा करना जरूरी है किसी भी नई वैक्सीन के लिए, तो इसलिए समय लग रहा है। और जैसे ही सारे प्रोसेस अप्रूवल्स पूरे हो जाएंगे तब ये वैक्सीन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। Right, by the first quarter of 2021 we should get the vaccine. We are hopeful. We have one more caller with us. Mr. B.M. Parashar is with us from Panchkula. जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। हेलो। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, आई सफर्ड विद कोविड। हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ, आप पूछिए सवाल। नमस्कार सर, मेरे को कोविड 2 सितंबर को हुआ था। वो उसके बाद में आई एम बेसिकली कैंसर पेशेंट, ऑल्सो आई एम हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक एंड जी उसके बाद में आफ्टर 30 days I suffered from depression. Now the doctors have prescribed me sertraline. I am taking 50 milligrams sertraline
in the morning along with food. Now after 20 days, some improvement is there. डॉक्टर गर्ग, आपको देखो देखना होगा आपको इस तरह का पहले कोई डिजीज है कि नहीं। कोविड के टाइम में अगर हम देखें कोई भी एक पैंडेमिक सिचुएशन होती है जो कि हमारी लाइफ के ऊपर स्ट्रेस लाता है, What should I do? उस स्ट्रेस की वजह से हमें काफी सारे सिम्टम्स आ सकते हैं एंड एंजाइटी, डिप्रेशन, वर्कलेसनेस, ये थोड़ा सा जो हमारा सोच का जो हम सोचते हैं ना बीमारी के बारे में, ये कभी कभी हमें नुकसान कर जाता है। हमने काफी सारे पेशेंट्स देखे हैं या काफी सारे हम लोग डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं कि दे आर अंडर स्ट्रेस कि कल क्या होगा, वैक्सीन आएगा कि नहीं आएगा, हमें इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो जो हमारी ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता रहता है हमारे माइंड के अंदर, इसको हमें थोड़ा सा कम करना होगा। साथ में काफी पॉजिटिव चीजें भी चल रही है, वैक्सीन बनने की प्रक्रिया चल रही है, हमारा वातावरण साफ हुआ है, हमें एक अच्छे एटिकेट्स सीखे हैं, कफ एटिकेट्स, मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग, दीज आर गुड एटिकेट्स। सो वी हैव लर्नड मैनी पॉजिटिव थिंग्स आल्सो। सो आई थिंक वो पॉजिटिविटी के साथ हम इस न्यू नॉर्मल को अपनाएं और नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा सा कम करें। तो जो आपका डिप्रेशन है, आई थिंक दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी फिनोमेना, दिस इज रिलेटेड टू द थॉट प्रोसेस। सो आप इसको अपने आप कवर अप कर सकते हैं इजीली, बट यस डेफिनेटली फिजिशियन से कांटेक्ट में रहिए, जो दवाई शुरू की है उनके सुपरविजन में करते रहिए। बट मैं यहाँ अपने लिसनर्स को एक खास मैसेज देना चाहता हूँ कि जब इस तरह के पैंडेमिक्स चलते हैं या कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस इस तरह की चलती है तो एक हमारे ऊपर एंजाइटी और स्ट्रेस आना एक लाजमी होता है, डर फैक्टर हमारे अंदर रहता है। लेकिन अगर हम कुछ छोटी छोटी चीजों को फॉलो करें तो हमारा जो इसका जो डर है वो अपने आप अंदर से निकल जाएगा। हमें करना है क्या, हम हर बार यही बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, अगर आपको अपने कोई सिम्टम्स हैं तो रिपोर्ट कीजिए सो दैट आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, क्वारंटाइन हो जाए, सेल्फ रिपोर्टिंग कीजिए आप। सो अगर आप सारा चीज कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट बीमारी अगर हम देखें इंडिया के अंदर जो कोविड-19 हुआ, मेजॉरिटी पेशेंट्स को बहुत माइल्ड है, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है इसका, और अगर हम प्रिकॉशंस रखें तो वो भी नहीं होगा। तो आप स्वस्थ रहें, थोड़ा सोचना, अपनी पॉजिटिव थॉट्स लाएं अपने थॉट प्रोसेस के अंदर और अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करें। आप लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी होगी, फैमिली के साथ बिताइए, अपना प्रोफेशनल जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ बिताइए। तो आई थिंक दिस ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। एंड अगर कुछ सिम्टम्स है तो डेफिनेटली अपने फिजिशियंस जैसे आपको वो एडवाइस किए हैं उसको फॉलो अप पे जरूर रखिए। Yeah, very positive thought by you, Dr. Garg. But Dr. Khilnani, there have been cases of reinfection also. 25 in Bengaluru, we heard day before yesterday, cases in Noida, Delhi, and people who have recovered, they start being casual. I mean, हमें तो हो गया, अब नहीं होगा. They stop wearing mask also. They start being very casual. What do you want to tell them? No, it's very true that cases, number of cases we have seen in our own practice also. Some are reported, some are not reported, and there have been phylogenetic studies also. That means that they have done the DNA sequencing of the virus, and they have actually found that reinfection has occurred in some number of cases. Those numbers are not in hundreds; they are less than 100 which are reported. So, and I totally agree with you what you said, that once you get the corona infection, then the immunity sets in. We know that at least for a period of 5 months, the neutralizing antibodies are present. But it does not become a case for complacency. पर्सन फील दे लो कि मुझे तो हो गया, अब नहीं होगा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि कितना रीइंफेक्शन होगा, उसका एक्चुअल रेट हमें पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि होता है। तो इसलिए उनको सारा ध्यान रखना चाहिए, जो डॉक्टर साहब ने कई बार बता चुके हैं इस प्रोग्राम में। और सर लगातार बहुत से लोग ये भी कहते हैं और पूछते भी रहते हैं कि जो अगर हम योगा कर रहे हैं और जो देसी जो तरीके हैं, लाइफस्टाइल है जीने का, हम उसे फॉलो करें तो क्या हम इसके प्रभाव से, इसके इन्फेक्शन से बच सकते हैं? डॉक्टर खिलानी, नहीं, कोई ऐसा प्रमाण हमारे पास नहीं है। जिसका प्रमाण नहीं है वो बात नहीं करनी चाहिए। योगा, लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, अच्छी हवा, अच्छी नींद, ये सब जनरल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। फल खाना, मौसमी सब्जियां खाना, ये जनरल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। लेकिन जो कोरोना का जो अटैक रेट है वो बहुत हाई है। कहने का मतलब ये कि अगर परिवार में एक जने को हो जाता है तो ये मान के चलो कि बाकी सबको भी हो जाता है, तो कोई बचा नहीं रहता। अगर तो इसलिए जो है ना, सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। These should be actually part of your life. We have one more caller with us. Amit Sharma is calling from Faridabad. जी नमस्कार अमित जी, पूछिए अपना सवाल।
सर नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरे को मेरी वाइफ को 17 तारीख को हमारा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था जी। तो ये अपना टीवी का वॉल्यूम अमित जी कम कर दीजिए प्लीज। बंद कर दिया सर मैंने। पूछिए। मैं ये जानना चाहता था, जैसे मेरा और मेरी वाइफ का पॉजिटिव आया था 17 तारीख को, तो हमें कितने दिन तक घर में क्वारंटीन रहना है? और जैसे कि अभी मेरे को हमें लग रहा है कि हम लोग अभी रिकवर हो चुके हैं, तो क्या हमें दोबारा इसका कोविड का टेस्ट करवाना जरूरी है या हम अपने काम पे जा सकते हैं? अब हम ठीक फील कर रहे हैं। इन द मीन टाइम मेरी वीडियो को भी 2 दिन के बाद वो पॉजिटिव आई थी, उसके साथ मैंने अपने बेटे का कराया था तो वो नेगेटिव आया था, तो हमने उसको अलग रूम में क्वारंटाइन किया हुआ है। तो अब हमें क्या प्रिकॉशन लेना और क्या हमें दोबारा टेस्ट करवाना पड़ेगा तब हम बाहर जाएंगे? डॉक्टर गर्ग, जहाँ तक दोबारा टेस्ट की बात है, दोबारा टेस्ट पॉलिसी के अनुसार कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पाया यूजुअली 9वें 10वें दिन वायरस बॉडी के अंदर डेड हो जाता है और उसके बाद टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। तो ये इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो 10 दिन या 3 दिन सिम्टम फ्री रहते हैं, तो उस टाइम तक वायरस के जो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर वो मर चुके होते हैं, इन्फेक्टिविटी नहीं होगी। बट उसके बाद भी सेफ्टी के लिए 1 हफ्ते के लिए हम चाहते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा क्वारंटाइन करें, मास्क वगैरह पहने और जब भी आप बाहर निकले तो मास्क पहन के जरूर निकले। टेस्टिंग की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि एज पर पॉलिसी इट हैज बीन स्टॉप, बिकॉज उसका कुछ खास फायदा नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो मरा हुआ वायरस है वो भी कई बार टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है, तो कंफ्यूजन करता है कि वो टेस्ट एक्चुअली में पॉजिटिव है या वो मरे हुए वायरस की वजह से पॉजिटिव है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में कभी भी अभी हम एक बार पॉजिटिव होने के बाद सिम्टम्स जब खत्म हो जाते हैं 2 से 3 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, तो उसके बाद टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। So you're saying at least 17 days of isolation is required? 10 days के बाद they can move around, they can be in the home, but it will be it will be good if they can have a quarantine for another a week or so with all safety measures. लेकिन डॉक्टर किलानी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिनमें विटामिन डी की पहले से ही कमी है और वो मेडिसिन ले रहे हैं, विटामिन डी की बहुत सारे कैप्सूल्स ले रहे हैं, उन्हें कुछ ज्यादा ही खतरा है कोरोना से, विटामिन डी की जिनमें कमी है। ये बात सच है? ये सिर्फ कोरोना के लिए सच नहीं है, ये सारे इन्फेक्शंस के लिए सच है, सारे वायरल इन्फेक्शंस के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। विटामिन डी डेफिशिएंसी जो होती है वो इम्यूनिटी को डाउन रेगुलेट करती है, मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो वो ये माना जाता है कि कोरोना के उसमें भी जो है ना ये सच माना जाता है। थोड़ा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और जो लोग इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं, ये 2 कैटेगरी, या फिर जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है, उनकी पॉजिटिविटी बहुत लंबी चलती है, कई बार 37 दिन तक भी डॉक्यूमेंटेड है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें जो है वो क्वारंटाइन हो सकता है, थोड़ा लंबा करना पड़े। और 17 दिन तक अगर आपने अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा है और अगर आपको पिछले 7-10 दिन में कोई बुखार नहीं है तो आप उसके बाद आइसोलेशन की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर खिलानी, आपको याद होगा शुरुआत में मार्च अप्रैल मई में आयुष मंत्रालय की तरफ से कुछ बहुत सारे बयान आए थे, उसमें यह भी कहा गया था कि कोरोना तो है, अभी तक जब वैक्सीन नहीं आई है तब तक तो हमें सचेत होकर रहना होगा, लेकिन तब तक आप जो देसी तरीका है उससे आप रहें। जैसे कुछ लोगों को कहा गया कि आप दूध में हल्दी पाउडर मिक्स करके रात को आप 1 टाइम या 2 टाइम लें, ये सब चीज़ें आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए बढ़िया, ये आयुष मंत्रालय की तरफ से उस वक्त कहा गया था। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि जो लोग एक बार इन्फेक्ट हो चुके हैं, वो रिकवर कर गए हैं, आज के तारीख में चूंकि वैक्सीन तो है नहीं, ये जो तरीके बताए गए हैं आयुष मंत्रालय की तरफ से, वो उसका प्रयोग कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत हार्मलेस चीज है ना। ये हमारी जो पुरानी प्राचीन काल से जो पद्धति है, आयुर्वेद की पद्धति है, और ये जो हेल्दी चीज है, हल्दी है और तुलसी है, काली मिर्च है, ये काढ़े हैं, और जो च्यवनप्राश होता है, आंवला होता है, ये क्या होता है? ये एक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो ये जनरल हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए है, इसको स्पेसिफिक नहीं मानना चाहिए, और मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छे है हमारी सेहत के लिए। And also, Dr. Khilnani, since winters is approaching and also the MARAS season has also started, although different states have issued different guidelines, UP has allowed 100 people gathering in marriages and 15 Delhi now.
what measures, what protocols do they need to follow when they go to marriage? नहीं देखिए, ऐसे है कि जो सर्दी होती है, सर्दी में जो है सारे कीटाणु लंबे टाइम तक जीवित रहते हैं। अगर हमें कोई स्पेसिमेन होता है, जैसे बलगम होता है, हम उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं कि उनके बैक्टीरिया उसमें जिंदा रहे, तो हम फ्रिज में डाल देते हैं कि लोअर टेम्परेचर पे ऑर्गेनिज्म लिव फॉर लॉन्गर टाइम। तो ये सर्दी का जब मौसम है, इसलिए इस दौरान जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं और निमोनिया खास करके वो सर्दियों में कॉमन होता है, ये टाइम इमोरियल सब जानते हैं। तो ये कोविड भी एक तरह का एक निमोनिया ही तो है। ऊपर से जो सर्दियों में जो होता है वो आदमी कमरों में ज्यादा रहता है, तो एक दूसरे के करीब ज्यादा रहते हैं। तीसरी बात यह है कि ये धीरे धीरे प्रमाण आ रहा है हमारे पास, जो मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न। फोमाइट से है ट्रांसमिशन, लेकिन रिलेटिवली कम है। तो जब भी कोई शादी होती है, शादी में आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कर सकते हैं? जब टेबल लगी हुई है, खाना लोग खा रहे हैं, आप मास्क कैसे लगा सकते हैं? जब आप डांस भी कैसे कर सकते हैं सर? डांस, अब आप डांस तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैं अपनी उसकी सोच उसमें डाल रहा हूँ कि अगर तो शादी खुले में हो रही है, अगर तो आप खाना खुले में बैठ के खा रहे हैं तो आपकी रिस्क कम है। अगर आप बंद कमरे में एयर कंडीशन रूम में अगर खाना खा रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, तो आप मान के चलें कि रिस्क बहुत ज्यादा है। क्योंकि 3 to 69%, 3 से 69% लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात, जिनको जो मिनिमल सिम्टम्स होते हैं, एज ए फिजिशियन मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका गला खराब होता है, नाक बहती है, वो कहते हैं वो हर सीजन में हमें होता है, ये अक्टूबर नवंबर में ना, इसलिए मेरे को हो रहा है, ये मेरे को कोरोना वोरोना नहीं है। और जब टेस्ट कराओ तो वो पॉजिटिव आता है। तो कई लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि ये जो मेरे को माइनर सिम्टम्स है ये कोरोना के नहीं है, और वो खूब शादियों वादियों में जाते हैं, खाते पीते हैं। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ कि जो सरकार ने कहा है कि 50 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए शादियों में, ये बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद। हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ गई हैं, रिचा हैं, रिचा बत्रा, जो कि गुरुग्राम से हैं। रिचा जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरे को अपने पेरेंट्स के बारे में पूछना था। मेरे पेरेंट्स काफी सीनियर हैं, मतलब सीनियर सिटीजन है, मतलब जैसे 84+ हैं, दोनों ही मेरे मम्मी पापा। तो पापा जो है उनका लंग्स 33% ही वर्किंग है इस टाइम, और जो मेरी मदर हैं वो हार्ट पेशेंट भी हैं, डायबिटिक भी हैं, मतलब मल्टीपल उनको प्रॉब्लम्स हैं। तो वो पिछले 8-10 महीने से एक तरह से जेल में ही बंद है, अपने घर के अंदर ही, मतलब बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलने देते हम उनको। तो वो वैक्सीन की इतनी ज्यादा वेट कर रहे हैं कि भी उनको कितनी जल्दी से लगे, तो वो बाहर आंगन तक भी निकालते नहीं हम उनको, इसी डर की वजह से कि कोरोना ना हो जाए। तो अब उनके साथ हम कैसे, कितनी जल्दी उनको वैक्सीन मिल सकती है? वो बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं, बाहर ही नहीं निकल पाते हैं इसी चक्कर में। आई थिंक सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इन्होंने अपने एल्डरली पेशेंट्स, पेरेंट्स जो कि एक हाई रिस्क पॉपुलेशन में, उनको बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा। और जो सोशल डिस्टेंसिंग एंड होम हम बोलते हैं घर में रुकिए, तो बहुत अच्छे से 8-10 महीने के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो आई थिंक ये इनको हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे। जहाँ तक वैक्सीन का है, वैक्सीन नॉर्मल कुछ साल लगते हैं बनने में, बट कोविड का वैक्सीन तो बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। और आप न्यूज़ में देखते रहते हैं कि जितना जल्दी आएगा, तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल जैसे अगला साल आए हमारे पास कुछ वैक्सीन आना शुरू हो जाए, जरूर लगवाइए। लेकिन साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपने 8 महीना 9 महीना अच्छे से उनका घर में ख्याल रखा है, तो 2-3 महीने थोड़ा सा और कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगा के एकदम बाहर निकले और सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि जब तक सबको वैक्सीन नहीं मिलेगा, उसकी इम्यूनिटी सब में डेवलप नहीं होगी, तो हमें वो सब देखना होगा। तो जिस तरह से आपने अभी तक संयम बरत के रखा है, सिर्फ कुछ और महीनों की बात है, थोड़ा सा संयम और बरतिए। आई थिंक एवरीथिंग विल बी हैविंग अ पॉजिटिव रे ऑफ लाइट एज सून एज पॉसिबल। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर खिलनानी, बहुत से लोग जो कि जैसा कि अभी रिचा बता रही थी कि उनके पेरेंट्स बहुत दिनों से, महीनों से वो घर से बाहर नहीं निकले हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मार्च अप्रैल के बाद से घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले हैं। लेकिन उसके जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि वो मेंटली वो स्ट्रेस में हैं, और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, एंग्जाइटी में हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमें आ रही हैं अखबारों के जरिए। ये भी एक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इससे कैसे निपटा जाए? क्या बिल्कुल ही घर में रहें, या फिर आप निकल सकते हैं प्रिकॉशंस के साथ? नहीं, देखिए, ये जो रिचा जी बता रही थी कि हम आंगन में भी नहीं निकालते, वो गलत है।
आंगन में जाने में खुले में कोई समस्या नहीं है, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा मास्क लगा। एक तो ये बात है कि बहुत ज्यादा जेल की तरह इसको ना ट्रीट करें, इनको इंटेलिजेंटली समझने की कोशिश करें कि ट्रांसमिशन कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या रोक सकते हैं। उसके लिए आंगन में बिल्कुल आराम से उनको बिठाएं। दूसरा ये है कि ये जो लॉकडाउन की वजह से, ये एक्चुअली लॉकडाउन नहीं है, एक तरह से सेल्फ इंड्यूस्ड लॉकडाउन जिसको कहते हैं ना, वो है। उसमें ये समस्याएं होती हैं, एक तो डिप्रेशन होता है और एक फीलिंग ऑफ वर्थलेस, वो डिप्रेशन का एक पार्ट मानना चाहिए। नींद के बड़े डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि स्पेशली जिनको कोई दिनचर्या खराब हो जाती है, सुबह उठते हैं लेट, दिन में कभी सो गए तो फिर रात को नींद नहीं आती, फिर कहते हैं रात को नींद नहीं आ रही है। हम पूछते हैं भाई दिन में क्या करते हो, कि दिन में खाना खा के सो जाता हूँ 2-3 घंटे। तो अपनी दिनचर्या को समयानुसार और हालात के अनुसार ढालना, यही मनुष्य का जो है ना तरीका होता है। जब वॉर सिचुएशन होती है तो आदमी क्या करता है, तो वॉर, दिस इज अ वॉर अगेंस्ट कोरोना वायरस, जिसमें हमें अपने जीवन शैली को ऐसे परिवर्तित करना है कि जीवन भी अच्छा रहे, सेहत भी अच्छी रहे। और मैं कहता हूं कि जो ये ऋचा जी कह रही थी कि हमने उनको कमरे में बंद कर रखा है, विटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगी मैडम, विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो इसलिए इस तरह का जेल ना बनाए। अगर धूप आ रही है, अगर आपके बाहर धूप आ रही है, आप वॉक करना जरूर जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सारे उसको जो है ना केयर करें। ऐसे नहीं है कि एल्डरली को आप बंद करके, यू कैन नॉट डू दैट। जब धूप आ रही है, उनको मास्क पहना के आराम से उनको गार्डन में घूमने दीजिए ना, क्या मुसीबत है। वही मैंने कहा, प्रिकॉशन के साथ तो आप जा सकते हैं। और अवेयरनेस सबसे ज्यादा सर मुझे लगता है कि बच्चों पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही बंद है, स्कूल्स भी बंद हैं। हालांकि अब तो 9-10 के कुछ स्टेट्स में स्कूल खोल दिए गए, लेकिन जो कम क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। यासीम, वी हैव अ कॉलर विद अस, दीपक व्यास इज विद अस फ्रॉम राजकोट। जी दीपक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। या सर, I was diagnosed COVID in the month of September first week. I took 4 tests RT-PCR, but all the time it was negative. Okay. Only from CT scan, doctor said that you are a patient of COVID and take the medicines, and your lungs are affected at 45% level. जी. And I had no other issue or no other problem. I don't know whether I should go for CT scan again now for the safety of my lungs, or there is no need. I am living very normal life. Dr. Garg. इन्होंने जो सवाल पूछा है कि RT-PCR इनका 4 बार कराया, वो नेगेटिव आया, और CT स्कैन के ऊपर CT स्कैन की जो पिक्चर्स थी दे वर सजेस्टिव ऑफ कोविड-19। सो जो RT-PCR का टेस्ट है, वो हम जो सैंपल लेते हैं, उस सैंपल से कुछ एंटीजेंस निकालते हैं और उसे देखते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है। इसकी 100% स्पेसिफिसिटी नहीं है, यूजली 70-80% तक ये हमें बता पाता है। कई बार अगर वायरल लोड बहुत कम होता है या सैम्पलिंग टेक्निक ठीक से नहीं हो पाती है, कई बार पेशेंट कोऑपरेट नहीं करते हैं, बिकॉज नाक से या गले से सैंपल लेना होता है। अगर सैंपल ठीक से नहीं आया तो उसमें वो नेगेटिव आ सकता है। लेकिन अगर हम कोविड-19 का ये जो पैंडेमिक चल रहा है, अगर किसी को सिम्टम्स हैं, CT स्कैन अगर उनको सजेस्टिव लगता है, तो हमें कोविड-19 उसको मानना चाहिए और उसकी सारी सावधानियां और मॉनिटरिंग हमें करनी चाहिए। जहां तक इन्होंने कहा कि CT के अंदर इनकी फाइंडिंग्स आई थी, तो अगर उनके पास सिम्टम्स नहीं है और जहाँ इनको सारी दिक्कतें शुरू हुई उसको 10-12 दिन उनको गुजर चुके हैं, तो अभी इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल अपना एक्टिविटीज करें, अच्छा खाना खाएं, और थोड़ा सा जिनके लंग्स थोड़े से अफेक्टेड हो जाते हैं इसमें, तो उनके लिए है कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या प्राणायाम जो हम करते हैं, कि जो लंग का हमारा फंक्शन है, उसमें लंग के फंक्शंस को अगर हम इम्प्रूव कर पाएं, जिसको हम बोलते हैं कि लंबा गहरा सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो हमारा जो लंग काम नहीं कर रहा वो काम करना शुरू कर देगा और वो बेहतर रहेगा। तो आप ये सब करें तो धीरे धीरे लंग इंप्रूव करना शुरू हो जाएगा और आप अपने आप को नॉर्मल फील करना शुरू करेंगे। बट साथ में सावधानियां सारी बरतें ताकि आपको दोबारा इन्फेक्शन या निमोनिया की शिकायत ना हो, ताकि लंग फर्दर डैमेज ना हो। Right, hope we answered your question, Mr. Deepak. Dr. Khilnani, since you spoke about mask, we are getting many questions saying that if I'm all alone in the car driving on my own, why should I wear mask? What kind of norm is this? What kind of a rule is this?
So, scientifically speaking, if you are in your own car and nobody else is using that car, then you can pull down your mask for a while. लेकिन ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये this is not what it means. The rules are made to have a better outcome. Yeah. And once you get used to pulling down your mask now and then, depending upon the situation, कि आप अपने ऑफिस में बैठे हो कि यहाँ तो कोई नहीं आ रहा है तो मैं मास्क नीचे कर लिया, या आप सोच रहे हो कि अरे यहाँ तो मैं तो अकेला हूँ मैंने मास्क नीचे कर लिया, that will come into your habit. That is why it is said, once you leave your house, put your mask from the nape of the neck below the chin, get used to it. दूसरा ये कि अगर आप used to नहीं होंगे तो जब भी मास्क लगाएंगे आपको सांस घुटेगी, सबकी घुटती है. हम तो N95 मास्क पहन के अस्पताल जाते हैं तो हमारी सांस फूलती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है. और आपसे सलाह ये है कि आप घर से जैसे ही निकले मास्क लगा के दरवाजे से बाहर निकले, और जब वापस एंटर करें घर तो उस मास्क को निकाल के धो के अलग करें, तभी आप सेफ रहेंगे. अगर आप ये सोचेंगे कि अच्छा यहाँ मैं हटा देता हूँ, वहां पहन लेता हूँ, यहाँ हटा लेता हूँ, काम नहीं चलेगा आपका, कभी आप पकड़े जाओगे. आपको पहनना पड़ेगा, सभी को पहनना पड़ेगा, पहनना भी चाहिए इस वक्त जो स्थिति है. लेकिन डॉक्टर खिलानी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सोशल मीडिया के जरिए आ रहा है, वो ये कि लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या कोविड का ये जो वायरस है मच्छरों के काटने से भी फैलता है क्या? नहीं फैलता, नो एंड नो. वन वर्ड आंसर. नहीं. चलो, वी हैव अ कॉलर विद अस, मिस्टर चंद्रा फ्रॉम चंडीगढ़ इज कॉलिंग. जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल. नमस्कार सर. सर मेरा प्रश्न ये था कि मैं आई एम सीनियर सिटीजन सर, 60 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ डेली, डायबिटिक भी हूँ मैं, तो मैं मास्क लगाता हूँ सर. लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप फास्ट चलते हैं, फास्ट वॉकिंग करते हैं तो सांस फूलती है, तो उस टाइम थोड़ा सा मास्क को हटा देते हैं नाक की तरफ से, तो क्या ये सेफ है या इसको लगा के रखना चाहिए? क्योंकि लेकिन जब फास्ट चलते हैं तो सांस फूल जाती है. डॉक्टर गर्ग, आई थिंक सवाल तो अच्छा सवाल है, क्योंकि जब मास्क लगाएंगे तो दिक्कत होगा, और जब आप तेज चलेंगे तो आपको सांस ज्यादा चाहिए, आप तेजी से सांस लेना चाहते हैं तो उस मास्क के साथ नहीं आ पाएगा, तो आपको तकलीफ तो होगा. लेकिन अगर उस मास्क को उस वक्त हटा दिया जब आप सांस तेजी के साथ ले रहे हैं तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है. क्योंकि जब आप चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए जैसे आपने देखा जिम क्यों बंद किए गए, क्योंकि जब आप जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आप तेजी के साथ लंबा गहरा सांस लेते हैं. जब आप लंबा गहरा सांस लेंगे तो जो आपके साथ वॉक कर रहे हैं वो भी ऐसा ही कर रहे होंगे, तो जो वायरस है जो हम बोलते हैं कि कुछ मीटर तक जा सकता है, वो और ज्यादा दूर तक जा सकता है, तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा. काफी टाइम हमने देखा कि आप अभी इस न्यूज के साथ साथ फोटोग्राफ भी दिखा रहे हैं कि जो मास्क पहनने का सही तरीका है वो नाक और मुंह दोनों कवर होना चाहिए. वो टिप है या मुंह कवर कर लें और सोचे नाक से थोड़ा सा सांस आ जाएगा, इन्फेक्शन नहीं जाएगा, तो वो गलत तरीका है मास्क पहनने का. तो जो आपने पूरा सावधानी रखा और उस मास्क को जब ज्यादा रिस्क था उस टाइम हटा दिया तो रिस्क तो आपको बढ़ जाएगा. तो बट कैन दे नॉट रिमूव इट व्हेन नोबडी इज अराउंड एंड दे आर आउटसाइड? हाँ, जैसे अभी डॉक्टर खिलनानी भी आपको बता रहे थे, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखते हैं, लेकिन जहां मैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात कहूंगा, 2 गज की जो दूरी है वो नॉर्मल सांस की प्रक्रिया लेने पर है. अगर कोई बंदा खांस रहा है या बहुत तेजी के साथ लंबा गहरा सांस ले रहा है तो ये डिस्टेंस वायरस का थोड़ा बढ़ जाता है. तो अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी. इसलिए अपने आंगन में या अपनी छत पे आप वॉक कर सकते हैं, अगर वो सुविधा है जहां पर बाकी लोग नहीं रहेंगे. अगर आपको लगता है कि कुछ काफी लोग हैं तो आप स्टेगर भी कर सकते हैं कि एक जना 5 बजे वॉक करेगा, एक जना 6 बजे वॉक करेगा. तो अगर आप सारी सावधानियां रख सकते हैं, स्टेगरिंग ऑफ वर्क और स्टेगरिंग ऑफ योर एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक कैन बी डन विद सेफ डिस्टेंस अलाउड, देन इट्स ओके. But otherwise, when you are working in a group or in a common place, the wearing of mask is definitely a better option. Dr. Khilnani also wants to say something. नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक रिसर्च हुई थी, वो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा में पब्लिश हुई करीब 1 महीना पहले. उसमें उन्होंने एल्डरली लोगों को मास्क पहना के और वॉक कराया और ऑक्सीजन चेक किया, और कुछ लोगों को बिना मास्क के चेक कराया, वॉक करके और ऑक्सीजन चेक किया. और ये क्रॉस ओवर स्टडी थी, टेक्निकली वेरी साउंड स्टडी. उसमें ये पाया गया कि मास्क पहनने से ऑक्सीजन कम नहीं हुई किसी की भी सिग्निफिकेंटली. तो ये जो आपकी जो फीलिंग है घुटन की, ये सब्जेक्टिव है. आपकी ऑक्सीजन
जो है नॉर्मल जो सर्जिकल मास्क या कपड़े का मास्क हम पहनते हैं, इससे आपके शरीर की ऑक्सीजन बिल्कुल कम नहीं होती, एल्डरली में भी। तो इसलिए आप मास्क पहन के, ये सिर्फ आदत की बात है कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो थोड़े दिनों बाद आपको, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कम से कम 6 से 9 महीने या हो सकता है 1 साल, ये हमें जो जीवन शैली जो है ना ये अपनानी ही पड़ेगी। तो बेहतर है आदत बनाएं। और उसको ये सर आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं डॉक्टर खिलानी, कि बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि भाई अगर मैं बहुत दिनों, चूंकि 8 घंटे 9 घंटे तो ऑफिस में ही रहना पड़ता है, इतने देर तक अगर मैं मास्क लगाए रखूंगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हालांकि आपने इस बात को आज क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन की कमी बॉडी में नहीं होती है। लेकिन डॉक्टर खिलानी, मेरा सवाल ये भी है कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अभी तो एक RT-PCR टेस्ट है जो कि सबसे एक्यूरेट डेटा देता है कि आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। दूसरा, बहुत से जगह पे एंटीजन टेस्ट भी होते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट। क्या ये चॉइस लोगों के पास है कि वो RT-PCR करवाएं या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाएं? डॉक्टर ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये हमें समझना है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है ये बहुत सिंपल टेस्ट होता है। इसके लिए कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती। कोई भी सिंपल 4 दिन की ट्रेनिंग में इसको कर सकता है और इसका नतीजा 1 घंटे में मिल जाता है। लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है अगर आप 100 लोग कोरोना के कंफर्म्ड केसेस हैं, उनमें आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे तो 50 ही पॉजिटिव होंगे या 55 पॉजिटिव होंगे या 60 पॉजिटिव होंगे। 40 जो कोरोना के पेशेंट्स में वो नेगेटिव आएगा। तो वो जो 40 पेशेंट जिनमें नेगेटिव आता है और जिनको जुकाम है या नहीं है, गला खराब है या नहीं है, वो तो झंडा लेके घूमेंगे ना कि भाई मैं तो नेगेटिव आ गया। जो RT-PCR टेस्ट होता है उसकी सेंसिटिविटी 50 या 55 से लेकर 80-90%, 100% वो भी नहीं होती है, 80% आप आउटर मान के चलो। तो उसमें भी 20% ऐसे लोग होते हैं जिनको कोरोना होते हुए भी नेगेटिव होता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो टेस्ट की जो पॉजिटिविटी होती है वो जब आदमी को बुखार शुरू होता है उसके 1 दिन पहले और 3 दिन बाद मैक्सिमम होती है। उसके बाद कम होते होते 7 दिन बाद करीब करीब उसके पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये आप कब टेस्ट करते हो? जैसे किसी को सिम्टम हो गए और उसके 9 दिन बाद उसने टेस्ट कराया तो उसकी पॉजिटिविटी के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह कि अगर वो पॉजिटिव है, अगर रैपिड एंटीजन पॉजिटिव है तो वो उसमें शुबा कुछ नहीं है, उसमें कोई डाउट कुछ नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो इट इज ट्रू पॉजिटिव, RT-PCR पॉजिटिव है तो इट इज ट्रू पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो इट शुड बी लुक्ड एट इन अ क्लिनिकल सेटिंग। अगर तो एसिम्प्टोमेटिक पर्सन है तो उसको ट्रू नेगेटिव मानना चाहिए। अगर उसको सिम्टम है या उसको कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री है तो उसको 2 बार टेस्ट कराना चाहिए। इसलिए जब फरवरी में जो RT-PCR टेस्ट आया था, जब हम उसको नेगेटिविटी किसी को कहते थे कि कब फ्री हो गया, तो हम कहते थे 2 RT-PCR करो 24 घंटे के अंतराल पे, तब वो ट्रू नेगेटिव माना जाता है। दैट इज माय इंफॉर्मेशन। चलिए डॉक्टर गर्ग, हमारे साथ हमारे एक दर्शक हैं, अनुभा हैं। अनुभा जी बीकानेर से इस वक्त जुड़ गई हैं। अनुभा, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। सर, हम लोग एक्चुअली हमारे घर में सब लोग पॉजिटिव हैं और जो एल्डरली हैं वो अप्रॉक्स 70 to 75 की एज में है और उनका CRP 37 है और CT स्कोर 5 है 20%। तो सर मुझे पूछना था कि बीकानेर में डॉक्टर सजेस्ट करे रेमडेसिविर लगाने के लिए और डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज बहुत ज्यादा रहती है 260 अराउंड। तो सर रेमडेसिविर के साइड इफेक्ट्स हैं या क्या हमको लगवाना चाहिए? डॉक्टर गर्ग, चूंकि WHO ने इसको हटा दिया है इस लिस्ट से, बावजूद ये कह रहे हैं कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए, आई थिंक ये डिसीजन आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियंस है आप उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी एंटीवायरल दवाइयां दिया जा रहा है वो पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से दिया जा रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि सीवियरिटी स्कोर CT स्कैन पे 5 है तो वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनको कोमोबिडिटीज़ हैं और अगर मॉडरेट सीवियरिटी है तो आई थिंक जो आपके ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं उनका ट्रीटमेंट उनके डिसीजन पे छोड़ दीजिए कि वो क्या ड्रग कॉम्बिनेशंस यूज़ करना चाहते हैं। सिर्फ रेमडेसिविर नहीं है, साथ में अगर किसी को सीवियरिटी ज़्यादा होता है तो साथ में कुछ और ड्रग्स भी वो ऐड करते हैं जो एंटीकोगुलेंट्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं। वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से रहता है कि सैचुरेशन कितना है उनका, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, BP कैसा है, बाकी लंग फंक्शन कैसे हैं, तो उसके बेसिस पे चॉइस किया जाता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि treating physicians can take a good decision and you should follow their decisions.
Right. Dr. Gar, we have one more question, last question before we wind up. He's saying that I met a COVID positive patient. I came back and took bath but didn't wash my hair. Anything to worry about? देखिए, कोविड का जो ट्रांसमिशन है वो कोविड हमारे किसी भी सरफेस पे कुछ घंटे के लिए रह सकता है। अगर आपको सिम्टम्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपने उससे 15 मिनट से ज़्यादा इंटरेक्शन किया, ही वाज कफिंग, और आप दोनों मास्क नहीं पहन रहे थे, तो आपको थोड़ा रिस्क रहेगा। लेकिन अगर आप दोनों मास्क पहन रहे थे अच्छे से, उसने भी मास्क पहना हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ था, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम रहेंगे। फिर भी अगर कुछ भी डाउट लगता है तो अपने आप को तकरीबन 5 दिन के लिए थोड़ा सा आइसोलेट करें, अच्छे से मास्क पहनें। अगर कोई सिम्टम्स लगता है तो आप 5वें दिन कॉन्टैक्ट के 5वें दिन आप अपना RT-PCR करा लीजिए, उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपको इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग और डॉक्टर खिलनानी। बहुत सारे अहम सवाल दर्शकों की तरफ से और आप दोनों ने ही बहुत ही सुंदर तरीके से इन सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम लगातार और हर बार ये आपसे कहते हैं कि जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, अपने हाथों को धोते रहें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका लगातार पालन करते रहें, तभी आप इससे बच सकते हैं। Absolutely. Till the time vaccine comes, our doctors also said, till that time you have been very, very patient, but till that time follow all the government protocols. That's all we have in Dr. Speak. Hope we answered all your questions. Namaskar. Namaskar.